हमें क्या मिटाएंगी गर्दिशें जमाने की। हमें क्या मिटाएंगी गर्दिशें जमाने की। हमें तो आदत है गमों में भी मुस्कुराने की। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल का। आज दिनांक 11 सितंबर 2020, दिन शुक्रवार, और शुक्रवार का दिन होता है रिकॉर्डिंग क्लब में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी को गति देने का भार मेरे दिमाग की उन स्मृतियों पर है जिनको आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 112 के साथ। रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी का यह 112वां अंक है और यह सब कुछ संभव हो पा रहा है आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपके सहयोग से। तो आप निरंतर अपना सहयोग बनाए रखें, चाहे वे प्रतिक्रिया के रूप में हो या आर्थिक सहयोग के रूप में हो, परंतु सहयोग जरूर दीजिए। उस सहयोग का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, 11 सितंबर का बहुत महत्व बढ़ गया है और ये 11 सितंबर की तारीख ऐसी है जो कि याद रहती है, क्योंकि आज ही के दिन पेंटागन और वाशिंगटन, जो कि महाशक्ति कहलाती है विश्व की, उसको हिला दिया गया था। बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया गया था। तो उन निर्दोष व्यक्तियों को आरसी क्लब की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे वे किसी भी देश के हों। मानव थे और मानव होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें याद करें। बहरहाल, इस ऐतिहासिक घटना के बाद हम लौटते हैं हमारी कहानी की ओर। तो मैंने बताया था आपको कि मेरे सामने दो रास्ते थे और उन दो रास्तों पर मैं एक साथ सफर नहीं कर सकता हूं। और मैं क्या, शायद कोई भी नहीं कर सकता है। मैं तो कर भी रहा था, किंतु अब जो परिस्थितियां बनी, तो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ का जो डॉक्टर हेलन केलर शिक्षा एकेडमी था, यहां से मैं इस सफर को जारी रखूं या ना रखूं, यह एक प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा था। अब मेरे को जो है कॉलेज रेगुलर जाने की तमन्ना थी, क्योंकि मेरे को थीसिस लेना थी और मैंने जैसा कि बताया था कि मैंने थीसिस ली भी, लेकिन अपने आवास व्यवस्था के लिए मुझे फिजियोथेरेपी में बाध्यकारी रूप से रहना था, या फिर मैं फिजियोथेरेपी छोड़ूंगा तो संस्था भी छोड़ना है। तो समस्या तो आ गई थी और इसी दौरान जैसा मैंने बताया था कि मैं NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जो MP ब्रांच थी इंदौर में, उसमें प्रूफ रीडिंग के लिए जाया करता था। तो हेलन केलर शिक्षा अकादमी जो थी, प्रकाश नगर का दृष्टिहीन विद्यालय, उसने मुझे कुछ समझ दिया था और कि मैं डिसाइड कर लूं कि मैं फिजियोथेरेपी करूंगा या
अपना कॉलेज जारी रखूँगा, क्योंकि रिजल्ट आता है मई जून में, कॉलेज ओपन होते हैं जुलाई में। तो ये समय था। तो फिर मैं जब NAB जाया करता था तो NAB को जो विकास अधिकारी थे या हैं, आज भी हैं वही, श्री संजय लोखंडे सर। उनको मैंने कहा कि सर अपने पास रूम हैं तो क्यों ना कॉलेज गोइंग जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अपन यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज दे। मैंने बात कही, फिर एक दो व्यक्तियों से और जो उनसे अच्छे संपर्क में थे उनसे इस बात को कहलवाया। तो सर सैद्धांतिक तौर पर तो तैयार थे कि हाँ किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी होगी, व्यवस्थाएं कैसे जुटाएंगे, यह एक बड़ी समस्या थी। तो फिर हमने कहा कि सर व्यवस्थाएं जैसी भी होगी हम चलाएंगे, भले ही फिर उसमें दाल रोटी खाना पड़े या कभी खाना मिले ना मिले, वो हमारी समस्या है, आप तो रहने के लिए इसे परमिट करो। तो काफ़ी मनाही के बाद जैसे तैसे वो तैयार हो गए। उनको बताई सारी सिचुएशन की, सर परिस्थितियाँ ऐसी है। मैंने मेरी बात भी कही कि सर मुझे इस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है कि मैं फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करूं और कॉलेज की पढ़ाई में बंद करूं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है विनोद, अपन कर लेते हैं, लेकिन यार देखो खाने आने की व्यवस्था के लिए मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगा, नहीं तो तुम बोलो कि सर ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी बातें नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय चूंकि मैं था और मेरे साथ के कुछ 2-3 लोग और थे, तो हम मानसिक रूप से तैयार थे कि जो भी होगा तो वो उसमें हम एडजस्ट करेंगे। ऐसा करके हमने NAB में आवास की व्यवस्था कर दी। अब स्पष्ट है कि मैं फिजियोथेरेपी क्यों कर रहा था, फिजियोथेरेपी छोड़ रहा था और कॉलेज की पढ़ाई जारी रखना चाह रहा था। तो जैसे ही इस बात की भनक मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के पदाधिकारियों को लगी कि मैं जो हूँ फिजियोथेरेपी छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि आपस में विद्यार्थियों से चर्चा होती थी, जो फिजियोथेरेपी के क्लासमेट थे उनको बताया मैंने कि मैं अब छोड़ रहा हूँ। उन्होंने किसी टीचर को बताया, टीचर ने उच्च अधिकारियों को बताया। तो फिर यहाँ के जो पदाधिकारी थे, आज भी हैं, अब पद पर नहीं है मगर दुनिया में हैं, तो उन्होंने श्री संजय लोखंडे को फोन किया कि यार संजय, तुम कुछ भी करो लेकिन विनोद को तुम्हारे NAB में एडमिशन मत दो, ये लड़का तुमको परेशान कर देगा, ऐसा है वैसा है। तमाम बातें मुझे संस्था में ना रखी जाए, मुझे एडमिशन ना दिया जाए, और फिर या तो तुम संस्था में, तुम्हारे संस्था का कैंपस है, तुमको हॉस्टल की फैसिलिटी देने की अनुमति नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो। उन पर कई प्रकार से बातें कही गई। बिंदु संजय सर ने कह दिया कि सर मेरी संस्था में क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये हमारी संस्था के पदाधिकारी देखेंगे, आपको इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो इस संस्था के भी पदाधिकारी थे। तो बोले नहीं ठीक है, मैं बॉडी में इस बात को रखूंगा और ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। वही कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता है, बहुमत जहाँ होता है वहीं पर काम होता है। तो संजय सर ने कह दिया कि सर ठीक है, देखते हैं। संजय सर ने बात मेरे को बताई, तो मैंने कहा सर मैं आपके साथ लगभग 1 साल हो गया मेरे को काम करते करते, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि मैं किसी प्रकार की अड़चन उत्पन्न करता हूँ? सर यही है कि मेरे को फिजियोथेरेपी उतना इंटरेस्ट नहीं, और मैं बताइए इतना अच्छा अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा इतना परसेंटेज बन रहा है, तो मैं इस फील्ड को ही चुनूंगा। फिजियोथेरेपी को मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी अभी तो ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको मान्यता नहीं मिली थी, मान्यता के लिए वो प्रयासरत थे। तो मैं सर इनको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी
इसकी क्या गारंटी है, ऐसे में तो मेरा साल ही बर्बाद होगा। तो सर ने बोला ठीक है विनोद, तुम चिंता मत करो, तुम तो यहाँ पर रहो और कॉलेज का काम भी करो, अपनी जो प्रेस का काम है फिर उसको तुम रोजाना देख लेना। मैंने ठीक है सर, ये भी किया जाएगा। ऐसा करके मेरे रहने की व्यवस्था हो गई और फिजियोथेरेपी मैंने छोड़ दिया। मैंने एमए फाइनल ईयर कंटिन्यूसली किया। अब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हुई, खाने की तो व्यवस्थाएं प्रारंभिक समय में बहुत कम थी और इस विषय को हम कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमने यह कबूलनामा किया था, मान लीजिए कि जो भी परिस्थिति रहेगी हम रहेंगे और कभी भी इसकी शिकायत आपसे नहीं करेंगे। तो चलते रहा, खैर चलते रहता है, कभी 56 भोग तो कभी सूखी चटनी रोटी भी नसीब होती है। ये तो एक प्रकृति है और जीवन में सब कुछ चलते रहता है, दिन चलते रहे। लेकिन अब यहाँ से जो मेरा कॉलेज था वो कम से कम नहीं करके, अब एग्जैक्टली तो मैं आपको बताऊंगा कभी दिखवाकर, 10 किलोमीटर तो कम से कम होगा। तो इस 10 किलोमीटर के लिए बहुत सी बार क्या यानी कि 70-80% टाइम हम पैदल जाया करते थे। लगभग 1.5 घंटा लगता था। मैं और मेरा एक दोस्त थे, वो हम दोनों पैदल जाया करते थे। बात करते करते कब पहुंच गया पता नहीं चलता था। और जैसे चाहे, क्योंकि उस समय विजन काफी था तो मैं उनको ले जाया करता था। बात करते करते हम कॉलेज चले जाया करते थे। तो यहाँ से मैंने कॉलेज कंटिन्यू करा। फिर अब थोड़ा सा कुछ और भी सोचना था, क्योंकि कॉलेज और 3 घंटे यहाँ पर प्रूफ रीडिंग कर रहा था, 3 या 2 घंटे भी करता था क्योंकि रोजाना कर रहा था मैं। तो जैसे जैसे पुस्तक छपती थी वैसे वैसे काम कर लिया जाता था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब छपे, बहुत धीमे धीमे प्रिंटिंग हुआ करती थी, क्योंकि बंदा जो था कंप्यूटर पे टाइपिंग करता था, टाइपिंग के बाद उसको ब्रेन में कन्वर्ट करके मुझे उपलब्ध कराता था। तो ऐसे में टाइम तो लगता था। तो 2 घंटे में भी जितनी पेज निकलते थे उसको मैं पढ़ दिया करता था और वो मैच कर लेते थे। अब चूंकि मैं प्रकाश नगर में रहता था और कोचिंग करता था, जिससे मेरे को जेब खर्च निकलता था, तो वो समस्या आई। ऐसे में टाटा टेलीकॉम ने उस समय एसटीडी पीसीओ निकाला था, उसकी जानकारी मुझे लगी और मैंने उससे संपर्क करा कि कितना क्या खर्चा आएगा। उसने बताया मुझे कि इतना इतना आपको डिपॉजिट करना होगा और कभी भी आप इसे चालू कर सकते हैं, कभी भी आप इसे बंद करते हैं। जब कंपनी जो सामान आपको देगी, जब वो वापस करोगे आप, तो आपको इतना रिफंड मिल जाएगा। यानी कि जितना भी वो डिपॉजिट कराते थे उसमें से 4-5 हज़ार रुपये कम अपन को मिलता था और वापस पैसा मिल सकता था। ठीक है, फिर मैंने संजय सर से बात करी कि सर ऐसी ऐसी प्लानिंग है मेरे दिमाग में, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ और अपने कैंपस के बाहर जगह है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उन्होंने बोला विनोद, अगर कोई कार्य प्रभावित ना हो, तुम सब कुछ मैनेज कर सको तो तुम कर लो, जो भी होगा मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मैंने उसके जो टाटा के टेलीकॉम वाला इंदौर का रीजनल मैनेजर था उससे बात करी और जितना पैसा उसको चाहिए था वो मैंने इधर उधर से जुटाया और एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन ले लिया। कुछ समय हमने ऐसे ही कच्ची दुकान बनाई और एसटीडी पीसीओ चालू करा। उसके साथ बेकरी के जो सामान हुआ करते थे, जैसे समोसा, क्रीम रोल, बिस्किट्स और कुछ पाउच, जो गुटखा पाउच होते हैं वो, सिगरेट्स वगैरह, क्योंकि सामने
प्रेस्टीज कॉलेज भी खुल गया था। तो मेरी दुकान की नींव मैंने रख दी, यानी कि मेरे रोजगार के लिए मैंने एक और कदम बढ़ा दिया। दुकान जो है वो काफी हद तक, यानी कि इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ आराम से मेरा खर्चा चल सके इतना मुझे अर्न होने लगा। अब कैसे मैं दुकान चलाता था, कब मैं कॉलेज जाता था, कब प्रूफ रीडिंग करता था और कब तक मैं ये दुकान चला पाया, इन तमाम बातों को हम करेंगे मगर पार्ट 113 पर। आज के लिए इतना ही। मैं ज्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं करता हूं और इतने ही समय की करता हूं कि आप इसे सुन सके, कुछ समझ सके, और यदि जीवन में किसी प्रकार की आपको लगता है कि हाँ हमको यह करना चाहिए, समय काल परिस्थिति अनुसार अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करना चाहिए, वो किसी भी रूप में अगर आप सीख सकते हैं तो फिर मेरी स्टोरी कुछ आपके लिए लाभदायक हो सकती है, विशेष करके जो स्टूडेंट है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए। तो उम्मीद है कि आप सुनेंगे और प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Send button.